नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में 70s और 80s के सुपरस्टार राइटर जोड़ी सलीम जावेद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है जिसका नाम है एंग्री यंग मैन। सलीम जावेद ही थे जिनकी लिखी हुई फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन का खिताब दिया था। तो इसी टाइटल से उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद लोगों ने इसके ऊपर अपनी अपनी अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। कुछ लोग कहना है कि हाँ, ये जोड़ी बिल्कुल ये सम्मान डिजर्व करती है, ये लोग उसके हकदार हैं। अपनी प्रतिभा की बदौलत इन्होंने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इस तरह की और भी कई तरह की बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और तबका है जो ये कह रहा है नहीं नहीं, इनकी लिखी हुई जो फिल्में थी वो तो सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से हिट हुई थी, इनका उसमें कोई खास योगदान नहीं था। अमिताभ बच्चन की करिश्मेटिक पर्सनैलिटी थी, उनका टैलेंट था, उनका स्टारडम था, जिसकी बदौलत वो फिल्में हिट हो रही थी। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, इसमें हर तरह के लोग हैं। एक दर्शक वर्ग भी है, कुछ क्रिटिक्स भी हैं, अलग 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 तरह के पत्रकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाहर के हैं। सब लोग अपने अपने अब जिसके मन में जो आ रहा है कह रहा है, अपनी अपनी भावनाएं सब लोग व्यक्त कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए, जहाँ तक मेरा मानना है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सलीम जावेद की सफलता है वो अमिताभ बच्चन की वजह से है। उस सफलता के हकदार पूरी तरह से अमिताभ बच्चन। वो अमिताभ बच्चन का टैलेंट था जिसकी वजह से इनकी फिल्में हिट हुई। तो बात यहाँ पर यह भी आती है कि ऐसा तो नहीं है कि अमिताभ बच्चन अचानक 1973 में टैलेंटेड हो गए थे। अगर वो टैलेंटेड थे तो वो टैलेंट पहले पहले भी तो था। तो उसके पहले की 16 फिल्में फ्लॉप हुई, या अगर सलीम जावेद ने ही अमिताभ को स्टार बनाया, या उनकी लिखने में इतना जादू था, उनकी राइटिंग में इतना जादू था, तो ईमान दरब की फ्लॉप हुई, उसमें भी तो अमिताभ थे। काला पत्थर क्यों उतनी नहीं चली, या शान उतनी क्यों नहीं चली? ये सारी फिल्में बहुत बड़ी फिल्में थी, इनका बजट बहुत बड़ा था, और इनकी इन फिल्मों के राइटर भी सलीम जावेद थे। या अगर ये कहा जाए कि जो लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने सलीम जावेद को स्टार बनाया था, अमिताभ बच्चन की वजह से हिट हुए थे, तो पहली फिल्म जो इनकी लिखी हुई थी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म अंदाज, उसमें कहा अमिताभ बच्चन थे? या सीता और गीता में कहा अमिताभ बच्चन थे? क्रांति में कहा अमिताभ बच्चन थे? मिस्टर इंडिया में कहा अमिताभ बच्चन थे? तो अब जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है, जिसके मन में जो आ रहा है वो। और अगर ये बात एक आम दर्शक का है, तब तो ये समझ में आ जाता है कि भाई हो सकता है उन दर्शकों में कुछ लोगों को अमिताभ बच्चन ज़्यादा पसंद हो, या कुछ लोग सलीम जावेद के हार्डकोर फैन हो। इस तरह की बातें हैं। वो लोग भी कह रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के हैं, सिनेमा को अच्छी तरह समझते हैं, या ऐसे इंटेलेक्चुअल्स भी कह रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के तो नहीं लेकिन बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बहुत समझदार लोग हैं। जिस व्यक्ति को भी जो सफलता मिलती है वो उसका जिम्मेदार खुद होता है। हो सकता है पूरी तरह ना हो, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ तो जरूर होती है, कोई ऐसी बात जरूर होती है जो उसको सफलता तक पहुंचाती है। एक व्यक्ति की असफलता के जिम्मेदार कई हो सकते हैं, खास करके फिल्म इंडस्ट्री में तरह तरह की बातें चलती हैं। कई बार कुछ तरकीबों का इस्तेमाल करके, कुछ फैक्टर्स का इस्तेमाल करके अच्छी फिल्में भी फ्लॉप करवा दी जाती हैं, या योग्य लोगों के हाथ से भी काम छीन लिया जाता है। असफलता के जिम्मेदार तो कई लोग होते हैं, और सिर्फ सिनेमा में क्यों, हर क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जो तरह किसी को असफल बनाने के लिए, किसी का काम खराब करने के लिए कुछ तिकड़मबाजी करते हैं। हाल ही में कंगना ने इस बारे में अपनी इमरजेंसी के रिलीज से पहले कुछ कहा था, उसमें काफ़ी हद तक उनकी बातें काफ़ी हद तक सच है।
लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सफल है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व के अंदर या उसके अंदर कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई ऐसी चीज उसके अंदर जरूर है जो जिसने उसको सफलता तक पहुंचाया है। तो किसी से उसकी सफलता का हक पूरी तरह छीन लेना, नहीं नहीं नहीं, ये इनकी वजह से सफल हुए या इनकी वजह से इनको सफलता मिली है, इनकी सफलता का इनको बिल्कुल अधिकार नहीं है, ये कहना पूरी तरह गलत है। अगर सलीम जावेद को ये सम्मान मिल रहा है तो सलीम जावेद पूरी तरह से उसके हकदार है। सलीम जावेद वो शख्सियत है, हालांकि उनके बारे में एक एपिसोड पहले बना चुका हूँ, लेकिन जब वो ये चर्चा उनके बारे में चल रही है तो ये बातें कुछ बातें कहना बहुत जरूरी है। 40 का दशक हो या 50 का दशक हो या 60 का दशक हो, ये दशक पूरी तरह से रोमांटिक, पारिवारिक या सोशल फिल्मों के ऊपर, इस दौर में इन्हीं तरह की फिल्में बनती थी। ज़्यादातर फिल्मों से 60-70% फिल्में तो सिर्फ रोमांटिक बनती थी, जिनमें हीरो हीरोइन का रोमांस होता था, कुछ रोमांटिक गाने होते थे, एक दो पारिवारिक सीन होते थे और फिल्म बन जाती थी। और जो फिल्में थोड़ी हटकर बनती थी उन फिल्मों में नायक एक बड़ा सताया हुआ होता था, जैसे प्यासा थी, गुरुदत्त ने एक अलग तरह का कल्चर शुरू किया था फिल्मों का, सामाजिक फिल्में लेके आते, तो उनकी फिल्मों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी होता था, कोई ना कोई सामाजिक संदेश होता था। फिल्में इसी तरह की होती थी, जैसे प्यासा, कागज के फूल, ये अलग तरह की फिल्में थी, या साहिबी भी और गुलाम जिनकी प्रोडक्शन उसमें बनी थी, 14वीं का चांद। एक तो वो पैटर्न था और दूसरा पैटर्न वो था जो चल रहा था, जब जब फूल खिले, बाहरों के सपने, या आई मिलन की बेला, इस तरह की जो फिल्म बनती थी। 70 की दशक की शुरुआत से सिनेमा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब कुछ अलग तरह की फिल्में बननी शुरू हुई। मनमोहन देसाई है जिन्होंने एक अपने तरह की फिल्में बनाना शुरू किया, जिन फिल्मों में पूरा मसाला होता था। और वही दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा ने भी एक अलग ट्रेंड शुरू किया था। और तीसरी तरफ ये आए सलीम जावेद, जिनकी पहली दो फिल्में तो सीता और गीता और अंदाज, ये दोनों तो एक अलग तरह की फिल्में थी। अंदाज एक मैच्योर रोमांटिक फिल्म थी और सीता और गीता राम और श्याम का एक तरह से उसको रीमेक कहा जा सकता है। जो तीसरी आती है, इसके साथ कुछ और फिल्में भी आई थी, जैसे हाथी मेरे साथी थी। तो हाथी मेरे साथ तो एक साउथ की फिल्म की रीमेक थी जिसको हिंदी में सलीम जावेद ने लिखा था। जंजीर से उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया और जहाँ से एक नए तरह के नायक ने जन्म लिया। ये नायक पिछले 4 दशकों से इस तरह का नायक नहीं आया था। ये एक अलग तरह का हीरो था जो पर्दे पर रोमांस नहीं करता था। पूरी फिल्म हार्डली कभी एक या दो सीन ऐसे थे जब वो हंसता था, नाचता नहीं था, उसके अंदर एक गुस्सा था। और वो जो 70 के दशक का जो शुरुआती दौर था, वो पूरी तरह से उस समाज को, उस सामाजिक परिवेश को पूरी तरह से पर्दे पर दिखाता था। और इसी तरह के नायक को, ये बहुत बड़ा रिश्ता है, जो कि उस दौर के हीरो ऐसे नहीं होते थे। और सलीम जावेद ने एक बार नहीं, बार बार इस तरह के हीरो को दिखाया है। उनका हीरो ऐसा ही जंजीर में था, उनका हीरो ऐसा ही दीवार में था, काला पत्थर में ऐसा ही है। काला पत्थर में खैर 3 हीरो है, लेकिन उनमें से जो अमिताभ कैरेक्टर है वो ऐसा ही है। त्रिशूल में उनका हीरो ऐसा ही था, बार बार दिखाया। और उसमें से अधिकांश बार वो इस तरह के हीरो को दिखाकर सफल हुए। तो ये एक नए तरह का जो नायक लाना, एक नई तरह की फिल्में लाना, इनमें रोमांस कम था, एक्शन ज्यादा था। और जो 70 के दशक की शुरुआत का आक्रोश था भारत पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से जो देश में महंगाई हुई थी, उसका आक्रोश था। पिछले 4 दशकों का जो कुशासन था, उसको कुशासन कहा जाए या नई सरकार, गुलामी से नई आज़ादी मिली थी, कारण जो भी रहा हो, लेकिन जनता के अंदर आक्रोश तो था। ये नायक उस सारे आक्रोश को पर्दे पर दिखाता था। करप्शन अपने चरम पर था, राजनीति को लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना दिया था। तो समाज में फैला हुआ सारा आक्रोश उस एक हीरो के अंदर जनता को दिखता था। और अमिताभ ने बखूबी उस कैरेक्टर को पर्दे पर जीवित किया। सलीम जावेद ने बेहतरीन तरीके से लिखा
और सिर्फ सलीम जावेद नहीं, इसी आक्रोश को मनोज कुमार ने भी उसी एक साल बाद रोटी कपड़ा और मकान आई, उसमें बड़ी बखूबी दिखाया था। उस दौरान कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो लोग उतने सफल नहीं हुए, लेकिन सलीम जावेद इसमें पूरी तरह सफल हुए। उनका ना जंजीर में भी यही करता है, दीवार में भी कहीं ना कहीं जो अमिताभ वाला कैरेक्टर है वो इन सारी चीजों का एक मिश्रण है। त्रिशूल जरूर इससे लगे, त्रिशूल में बाप बेटे की कहानी थी, लेकिन शुरुआत की इन दो फिल्मों में, काला पत्थर में भी जो नायक है कुछ ना कुछ वो, उसमें भी यही सब दिखाया गया है। हालांकि उसका एक अलग पास्ट है, वो पहले नेवी में रहता है, नेवी ऑफिसर रहता है, उसका हादसा होता है जिसकी वजह से वो कोयले खान में पहुंच जाता है, और सारी कहानी कोयले खान की इर्द गिर्द घूमती रहती है। लेकिन लगभग उस दौर की सलीम जावेद की सभी फिल्मों में उस दौर का पूरा समाज दिखाई देता था, समाज में फैला हुआ आक्रोश दिखाई देता था, और इसमें इन चीज़ों में कुछ और मसाले डाल करके वो अपनी फिल्में लिखते थे। तो ये कह देना कि सलीम जावेद उस चीज़ को डिजर्व नहीं करते हैं, ये मुझे तो गलत लगता है। तो खैर सबके अपने अपने विचार हैं। पूरे 70 के दशक में सलीम जावेद ने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। 80 के दशक की जैसे ही शुरुआत होती है, जैसे 1980 में उनकी दोस्ताना आती है, उसके बाद शक्ति रिलीज होती है, यहाँ से सलीम जावेद समय के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और उनकी फिल्में तो जो 80 के दशक में जो समाज का परिवर्तन होता है, ये चीज़ें दिखाई देने लगा था। खैर इसके बाद तो ये दोनों अलग ही हो गए। उसके बाद इनकी लिखी हुई मिस्टर इंडिया जरूर रिलीज हुई, लेकिन इसकी कहानी पहले लिखी जा चुकी थी। खैर सलीम जावेद को सम्मान मिल रहा है, और तरह तरह लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सबकी अपनी स्वतंत्र समाज में रहते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति आज़ाद है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं तो यही समझता हूँ कि ये उस दौर की बहुत महान जोड़ी थी, और खुशी की बात यह है कि जावेद साहब ने कहा है कि वो लोग अपनी एक और आखिरी फिल्म फिर लिखने जा रहे हैं। तो दोस्तों सलीम जावेद की लिखी हुई आखिरी फिल्म का इंतजार कीजिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिलीज होगी, और तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।